स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल का उद्देश्य ये है कि जो बाजार में नए निवेशक हैं, खास करके जो जो म्यूचुअल फंड में नए निवेशक हैं, उनको म्यूचुअल फंड के बारे में या जो अलग-अलग म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं, उनके बारे में बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में समझाना। मेरा नाम परेश है, मैं एक NISM सर्टिफाइड एंड एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड और एडवाइजर हूँ। ये मेरा ARN नंबर है 334516। आज के वीडियो का विषय थोड़ा अलग है। आज हम लोग देखने वाले हैं जापान के लॉस्ट डेकेड्स, मतलब खोए हुए दशक। ये लॉस्ट डेकेड्स करके जापान के खोए हुए दशक, ये एक बहुत ही जानी मानी संकल्पना है। शेयर मार्केट में बोलो बोलिए या फिर इकोनॉमिक या आर्थिक सर्कल्स में। तो देखते हैं ये है क्या। आगे बढ़ने से पहले जो डिस्क्लेमर है ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये वीडियो के बारे में, कि म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। और किसी भी म्यूचुअल फंड योजना का जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है 5-10 साल का, जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले भविष्य में भी वो वैसे ही परफॉर्मेंस रहे। तो देखते हैं जापान का जो रियल GDP, मतलब आर्थिक जो उसकी प्रगति हुई वो कैसे हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि जापान जो था वो दूसरे विश्व युद्ध में हार गया था। उसके ऊपर एटम बॉम्ब्स डाले गए थे। और तो जो जापान एज अ कंट्री, मतलब एक देश के हिसाब से अगर आप जापान देखे जाए तो वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। तो जो जापान के जो नागरिक थे, उन्होंने ये अपना कर्तव्य माना कि अपने देश को उभर के लाना है। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जोरदार काम करने लगे। और ये पूरे जग में ये माना जाता है कि जापानीज लोगों का जो वर्क एथिक है, जो उनका काम करने का तरीका है और काम के प्रति उनकी निष्ठा है, वैसी और किसी की नहीं है। ये पूरे जग में माना जाता है। और जो जापानीज कंपनीज रहती है, उनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो गाड़ियां हो या फिर आपका फ्रिज हो या टीवी हो या और कोई भी प्रोडक्ट हो, वो हमेशा अच्छे क्वालिटी का ही माना जाता है, क्योंकि उनका क्वालिटी पे फोकस काफी ज्यादा रहता है। तो 1955 से लेके लगभग 1973 तक, ऑलमोस्ट 18-19 साल तक, जापान की जो आर्थिक प्रगति दर थी वो थी 9.3%। ये बहुत ही जबरदस्त GDP ग्रोथ रेट है, आर्थिक वृद्धि दर जिसको बोलते हैं। इसका कारण यही था कि जापानीज लोग जो थे, जो नागरिक थे, जापानी नागरिक थे, वो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे थे। और उनकी जो कंपनियां थी वो एक नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रही थी। काफ़ी सारी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स जो है, जैसे कि जस्ट इन टाइम या फिर सिक्स सिग्मा, शायद से आपने सुना होगा, ये जापान से ही आई हुई है। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक जियोपॉलिटिकल घटनाएं घटती गई। अभी ये सब घटनाओं में हम नहीं जाने वाले, क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिक्स या आ, जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं उसका सेशन हो जाएगा। ये अर्थशास्त्र पे सेशन नहीं है, हम लोग देखने वाले कि इसका स्टॉक मार्केट मार्केट पे क्या असर आया। तो देखिए, लगभग 9% की रेट की ग्रोथ के बाद जापानीज इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई। 4% की ग्रोथ से बढ़ने लगी पिछले एक 10-12 साल में। और उसके बाद कुछ एक ऐसा हुआ, प्लाजा अकॉर्ड करके एक घटना हुई, जिसमें जो US डॉलर रहता है वो जापानीज येन, जापान का जो चलन है, करेंसी है, उसको येन बोलते हैं। और अमेरिकन डॉलर उसके हिसाब से थोड़ा वीक कर दिया गया। उसकी वजह से जापानीज इकोनॉमी में वापस एक जान आ गई, और वो पाँच और लगभग 5% की गति से बढ़ने लग गई। और इस दौरान जापान में क्या हो गया था, एसेट प्राइस बबल आ गया था। एसेट प्राइस बबल मतलब क्या, बुलबुला होता है। कि काफी कोई भी चीज हो, जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट हो या आपके रियल एस्टेट प्राइजेस हो या लैंड के प्राइजेस हो, जमीन के प्राइजेस हो, या और भी जो भी कोई एसेट क्लासेस रहते हैं, आर्ट हो या और कोई चीज हो, उसके प्राइजेस जब अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जबकि हालांकि ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंज ना हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बुलबुला बोलते हैं। एसेट प्राइस में बुलबुला आ गया था, वहां पे एसेट प्राइस बबल आ गया था। और उसकी वजह से अराउंड 1991, 1991, 1992 की समय में पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई। सारे जो प्राइजेस बुलबुले आए थे वो सब फूट गए।
सारे प्राइजेस जो थे वो ज़मीन पे आ गए, लोगों ने अपनी जो सेविंग्स थी काफ़ी खो दी, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे बहुत उनका नुकसान हुआ। हम देखेंगे कि इसका असर स्टॉक मार्केट में आगे क्या पड़ा। तो उसके बाद 1991 के बाद लगभग 3 दशक ऐसे थे जब जापान की जो अर्थव्यवस्था है उसका वृद्धि दर, उसका जो ग्रोथ था वो बिल्कुल ही ना के बराबर था। आप देखिए 1.7%, 0.5%, 0.9%, तो मतलब ना के बराबर है। पूरा लाइन जो हो गया फ्लैट हो गया 1991 के बाद, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। 30 साल तक ये चलता रहा। तो ये 3 दशकों को बोला जाता है जापान के खोए हुए दशक, क्योंकि उसमें इकोनॉमी की कोई ज्यादा वृद्धि हुई नहीं, आर्थिक वृद्धि कुछ भी नहीं हुई, जबकि जो जापानी लोग हैं वो उतनी ही लगन से काम करते रहे। आज भी जो जापानी लोग हैं बहुत ही लगन से काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। अभी आप भारत में आपने देखा होगा आजकल काफी चर्चा चल रही है कि 80 घंटा हफ्ते में काम करना चाहिए, 90 घंटा, कोई बोलता है 100 घंटा बोल रहा है, कोई आके बोलता है 120 घंटा काम करना चाहिए हफ्ते में। अब देखिए उसमें कितना दिखावा है, कितना सही काम होता है वो तो अलग बात है। लेकिन जो जापानी लोगों की काम करने की क्षमता है और काम के प्रति उनकी निष्ठा और लगन है, वैसे दुनिया में और किसी की नहीं है, और ये लोग उसी के लिए माने जाते हैं। और ये लोग 1991 के बाद भी उतनी ही निष्ठा और उतनी लगन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बढ़ी नहीं। उसके पीछे बहुत कारण है। हम देखेंगे कि क्या कारण हुआ कि वो इकोनॉमिक क्रैश हुआ, उसके बाद भी क्यों नहीं बढ़ी। इतना काम करने के बाद, इतनी लगन से काम करने के बाद भी उनकी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बढ़ी, इसके ऊपर बहुत अलग अलग ओपिनियंस है इकोनॉमिस्ट के। उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक थोड़ा अलग ही विषय हो जाएगा, चर्चा का विषय हो जाएगा। तो देखिए इसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ा। कहर मच गया था स्टॉक मार्केट में। देखिए दिसंबर 1989, दिसंबर 1989 में जो निक्की, जापान का जो इंडेक्स है उसको निक्की बोला जाता है। जैसे इंडिया में सेंसेक्स है या निफ्टी है, वैसे वहां का जो इंडेक्स है उसको निक्की बोला जाता है। वो दिसंबर 1989 में अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, और उसके बाद एक साल में वो 50 टक्का गिर गया। और देखिए उसके बाद, ये एक्चुअल डेटा है, उसके बाद वो इंडेक्स रिकवर ही नहीं हुआ, वो सीधा जाके फेब 2024 में रिकवर हुआ। मतलब ऑलमोस्ट लगभग 35 साल लगे जापान के इंडेक्स को, स्टॉक मार्केट इंडेक्स को रिकवर होने में, अपने प्री क्रैश लेवल पे आने के लिए। तो सोचिए कितना जबरदस्त कितनी जबरदस्त गिरावट आई थी स्टॉक मार्केट में, जापानीज स्टॉक मार्केट में। और देखिए दिसंबर 1989 से पहले स्टॉक मार्केट जो था वो रिकॉर्ड बना रहा था, वहां पे हर हफ्ते ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे जा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, जो इंडेक्स है ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका था, मतलब 3 गुना हो चुका था ऑलमोस्ट पिछले 3-4 साल में। आप सोचिए, आप सोचिए, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आप एक आम आदमी हो जापान में, ठीक है। 1987, 1988, 1989 का समय है, और आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर में खबरें आ रही है, स्टॉक मार्केट हर हफ्ते नया नया रिकॉर्ड बना रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। ये सारे जो पंडित आके बोलते हैं, स्टॉक मार्केट पंडित जिनको बोलते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट तो बढ़ता ही रहेगा, हम हम अगली सुपर पावर बनने वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और आप देख रहे हैं कि आपके कुछ करीबी जो दोस्त है या रिलेटिव्स है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको अच्छा रिटर्न आ रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं, देखिए मेरे को 30%, 40% का रिटर्न मिल रहा है। और इन सब बातों में आके आपने मान लीजिए कि अराउंड 1989 के शुरुआत में, जैन बोलिए, इवन दिसंबर 1989 से जस्ट पहले आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ली। इमीडिएटली अगले एक साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें से 50% आपका लॉस हो गया। वही मैंने नीचे लिखा है कि अगर आपने निक्के इंडेक्स, कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता दिसंबर 1989 में, जापान में निक्के इंडेक्स फंड में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो सीधा आधा हो जाता था विद इन लेस देन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर अगर आपने 1 लाख रुपया डाला होता तो 50,000 का लॉस दिखता था, और वही लॉस आपको अगले 35 साल तक दिखता रहता था। तो देखिए जब स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार जब क्रैश होता है तो वो ऐसे होता है। और जब वो और वो रिकवर होने के लिए कितना समय ले सकता है ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये रिस्क होती है, इसको बोलते हैं रिस्क। तो इससे देखिए इसका कारण क्या था। इसके बहुत सारे कारण थे। पहले तो जैसे कि मैंने बताया था कि बुलबुला था, सारे जो एसेट क्लासेस थे, लैंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट में तो बबल था ही, और भी बहुत सारे आर्ट्स और भी जो जो भी एसेट क्लासेस थे सब में काफी
कीमतें बढ़ चुकी थी, बिना वजह कीमतें बढ़ चुकी थी। दूसरा ये था कि अनकंट्रोल्ड क्रेडिट एक्सपांशन, मतलब बैंक्स थे, जापानीज बैंक्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने चालू किए थे। और उन्होंने ज़मीन के अगेंस्ट लोन देना चालू किया था, मतलब कोलैटरल, ज़मीन ज़मीन कोलैटरल रख के उसके ऊपर उन्होंने लोन देना चालू किया। और उसकी वजह से हुआ कि जैसे ज़मीन की कीमतें बढ़ती गई वैसे वो लोन वैल्यू भी ज़्यादा ज़्यादा लोग लेने लगे। और जब क्रैश होने के बाद जो लैंड वैल्यू थी वो अचानक से कम हो गई, तो जिन्होंने लोन लिए थे वो उनको जब लोन चुका नहीं पाए तो बैंक जो है वो जब लैंड बेचने जाती थी तो उसको उतना पैसा नहीं मिलता था। इसकी वजह से बैड लोन एसेट्स बैंक के बैलेंस शीट में बहुत सारे आ गए और काफ़ी सारे बैंक फेल भी गए जापान में। 1991 के बाद जब इकोनॉमी क्रैश हुई, अर्थव्यवस्था पूरी हताहत हो गई, उसके बाद काफ़ी सारे बैंक्स वहाँ पे बंद भी हो गए। और तीसरा मेन रीजन था कि लैक्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या, जो सेंट्रल बैंक रहती है, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है वैसे जापान में बैंक ऑफ जापान है। और उनको पता था कि ये बुलबुले बन रहे हैं, और जब भी किसी भी इकोनॉमी में किसी भी एसेट क्लास में बुलबुला बनता है तो ये सरकार और वो जो सेंट्रल बैंक रहती है उसका ये कर्तव्य होता है कि उसके ऊपर बड़ी सख्ती से पेश आए और उसको बुलबुले को ज़्यादा बढ़ने ना दे। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते थे, ये और भी बहुत सारे ऐसे एक्शंस ले सकते थे जिसकी वजह से वो जो बुलबुले आ रहे थे, जो बबल्स आ रहे थे, वो ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन वो थोड़े रिलैक्स हो गए थे, थोड़े लैक्स हो गए थे, उन्होंने ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से इकोनॉमी टैंक हो गई। अब देखिए, ये पूरे इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या सीख सकते हैं। अभी ये पिछले मैंने जो बताया था वो पूरा तथ्य था, मतलब फैक्ट है ये सारे, इसमें कोई कोई मत नहीं है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं है या ऐसा कोई व्यू पॉइंट्स नहीं है। ये हुआ ही है, ये सारे नंबर्स है, ये सारे आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी वेरीफाई कर सकता है ये एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, इससे सबसे बड़ी सीख हमें ये लेनी चाहिए कि इक्विटी इज अ हाईली रिस्की एसेट क्लास। अभी ये मेरे इस चैनल में जितने भी वीडियोस है उसके हर वीडियो के स्लाइड के नीचे आपको ये डिस्क्लेमर दिखता होगा। आपने जब भी म्यूचुअल फंड की ऐड दिखी रहेगी ये डिस्क्लेमर दिखता होगा, और हम इसको बड़े कैजुअली लेते हैं क्योंकि बहुत बार ये सुन चुके हैं। इसमें क्या है, हमको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो बाजार जोखिम के अधीन होता है। बाजार की जोखिम क्या होती है ये अब पता चली होगी आपको, कि जब बाजार क्रैश होता है तो कैसे होता है और वो कितने देर तक नीचे रहता है, ये आपको ये देख के पता चल गया होगा। तो देखिए, इक्विटी बाजार कोई खेल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हुआ है जापान में। देखिए, ये कोई छोटा देश नहीं है, किसी अनडेवलप्ड देश नहीं है जापान। 1980 के दशक में, 1970 के दशक में अमेरिका के बराबर का देश था। वहां पे जो अर्थव्यवस्था उसकी जिस तेजी से बढ़ रही थी, जिस तरह से उनकी कंपनियां काम कर रही थी, जापानीज कंपनियां काम कर रही थी, सिर्फ जापान में नहीं पूरे विश्व में। जापान अमेरिका के लेवल का देश था, वहां पे रेगुलेशंस थे, लॉ एंड ऑर्डर था, फिर भी यहाँ पे ये हुआ। तो सोचिए, अगर ये जापान में हो सकता है तो ये दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर। ये स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले पिछले 3 साल उसके स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका था इन 3.5 ईयर्स, ठीक है। 3.5 साल में अगर स्टॉक मार्केट ट्रिपल हो रहा है तो ऑब्वियसली लोग तो यही सोचते होंगे अभी इतना बढ़ रहा है तो आगे जाके भी बढ़ता ही रहेगा। लेकिन नहीं हुआ, क्रैश हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि पिछला परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन ये मत मान के चलिए कि ऐसे परफॉर्मेंस भविष्य में आने वाला है। फाइनल पॉइंट ये है इसका कि डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। तो इस चैनल पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। आप वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखिए। उसमें क्या था कि आपका जो पैसा निवेश होता है वो सिर्फ इक्विटी में नहीं रखता है, बल्कि वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। उसका थोड़ा हिस्सा डेट में जाता है, थोड़ा हिस्सा सोने चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि क्या होता है कि कोई एक एसेट क्लास गिरे, जैसे इक्विटी यहाँ पे गिर गया, तो हो सकता है जो डेट और बाकी की कमोडिटीज है वो बैलेंस आउट हो जाए और आपको रिटर्न या तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं आया तो इतना भी क्रैश नहीं होगा जितना प्योर इक्विटी होता है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक है, आपकी जो पूरी की पूरी पूंजी है वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ना डालें, डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको कुछ हिस्सा जो है वो डेट में डालना चाहिए, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाहिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो या गवर्नमेंट स्कीम्स हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है
या सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ भाई बहुत सारी स्कीम्स है। इस चैनल पे मैंने एक सीनियर सिटीजन्स के निवेश के ऑप्शंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख लीजिए। तो इसका सारांश ये है कि आपकी जितनी भी पूंजी है वो सारी की सारी इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मत निवेश कीजिए। कुछ हिस्सा जो है वो आपको डेट या फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में रखना ही पड़ेगा। अगर आप यंग है, ठीक है, आप ट्वेंटीज में या थर्टीज में है, अब 25 साल के है, 30 साल के है, 35 साल के है, तो ठीक है, आप अपनी पूरी पूंजी जो है वो इक्विटी में डाल सकते हैं, इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप एक आयु क्रॉस कर लेते हैं, जैसे 35 के ऊपर या 40 के ऊपर हो जाता है, तो आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आपको एक डेट फंड में थोड़ा इन्वेस्ट करना जरूरी है, या हाइब्रिड फंड में निवेश कीजिए, या फिर मल्टी एसेट में निवेश कीजिए। लेकिन कुछ हद के बाद आपको पूरी की पूरी जो पूंजी है वो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं डालनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो निवेश का कालावधि है वो बहुत लंबा होना चाहिए। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कम से कम 10 साल देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि 30 साल भी काफी नहीं थे, तो 30-35 साल लगे उसको रिकवर होने में। लेकिन आप कम से कम 10 साल तो पकड़ के चलिए ही। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10 साल की कालावधि देनी ही पड़ेगी। उससे पहले अगर आपको रिटर्न्स चाहिए, उससे पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो प्योर इक्विटी आपके लिए शायद अच्छा नहीं है। आपको हाइब्रिड या फिर किसी और टाइप के म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। फाइनली वंस अगेन द सेम सेम पॉइंट, सिमिलर पॉइंट, कि आपके जो इमरजेंसी फंड्स है वो कभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इमरजेंसी फंड्स मतलब क्या, कि हर एक का कुछ एक पूंजी हम लोग रखते हैं, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में हो या फिक्स डिपॉजिट में हो, कि कल को कहीं जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी जरूरत आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ और कुछ पर्सनल निजी खर्चे आ गए, तो उसके लिए फंड्स रहने चाहिए। वो कभी इक्विटी में आपको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट वो टाइम पे कैसे रहे, आप प्रॉफिट में रहेंगे, नेगेट लॉस में रहेंगे, बता नहीं सकते। तो ऐसे जो फंड्स है, इमरजेंसी फंड्स जो है आपके, वो आपको कभी भी म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालने, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालने। वो आप इसको बैंक में रखिए, फिक्स डिपॉजिट, या फिर एक लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम आती है, इसके बारे में एक वीडियो में भविष्य में बनाऊंगा। लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप डाल सकते हो जो आपकी इमरजेंसी फंड्स है। तो ये जो मुख्य इस घटनाक्रम से हम क्या सीख सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये है। अभी क्या आपको याद है वो जो 3C फ्रेमवर्क बाय पीटर लिंच, जो महान निवेशक पीटर लिंच, दुनिया के सबसे कामयाब म्यूचुअल फंड मैनेजर, इनके ऊपर मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो उन्होंने एक 3C का फ्रेमवर्क दिया था, ठीक है। तो जो अनसक्सेसफुल मतलब नाकामयाब निवेशक जो है वो 3 मानसिक स्थितियों से आते जाते रहते हैं। एक है चिंता, दूसरी है आलसीपना, और तीसरी है हार मानना, ठीक है। तो जब आप बुल मार्केट में एंटर करते हैं, जैसे जो जापानीज निवेशक थे जिन्होंने 1988 या 1987 में स्टॉक मार्केट में आ गए, तो उनका पैसा 1 साल 2 साल में डबल हो गया, ठीक है। तो वहां पे उनको चिंतित होना चाहिए था। तो शायद से काफी लोग उनमें से जरूर आलसी बन गए रहेंगे, उनको दिखा रहेगा चलो अभी 1 साल में पैसा डबल हो गया, 2 साल में पैसा डबल हो गया, तो आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहने वाला है, ऐसे ऐसे ही चलता रहने वाला है, मेरा पैसा तो दुगना ही होता रहेगा। और उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया। तो देखिए, आपको कभी भी आलसी नहीं बनना है। पॉइंट ये है कि अवॉइड बीइंग कंप्लेसेंट, आपको आलसी नहीं बनना है। जब आप देख रहे हैं, जब आप सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट अचानक से बढ़ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया 2 साल में, 3 साल में, या कोई शेयर प्राइस हो या कोई म्यूचुअल फंड स्कीम हो जो अचानक से 2 साल में डबल हो गई, 3 साल में डबल होगी, तो उस वक्त आपको थोड़ा चिंतित होना है और देखना है कि क्या सही में इस शेयर में या इस म्यूचुअल फंड में दम है, इसके वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है, या फिर ये बबल है, या कोई बुलबुला बना हुआ है मार्केट में। तो इसके लिए आपको आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी। आपका जो पोर्टफोलियो है, आप उसको डेली एनालाइज मत देखिए, कभी भी हर दिन आप चेक मत कीजिए, लेकिन देखिए महीने में एक बार एक थोड़ा सा आपको नजर डालना बनता है आपके पोर्टफोलियो पे, बस ये देखने के लिए कि क्या सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कहीं पे निगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं तो देख लीजिए क्या क्या कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक हर 6 महीने में आपको एक थोड़ा अच्छे से आपके पोर्टफोलियो को देखना पड़ेगा। और अगर कहीं पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी 50% रिटर्न आ गए 6 महीने में, या 80 इवन 100% रिटर्न आ गए 6 महीने में, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये रिटर्न क्या सही में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट में दम है, या फिर ये एक बुलबुला या एसेट प्राइस बबल बना है।
अगर ऐसा है तो क्या मैं थोड़ा इसका शिफ्ट कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिडीम कर लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आपका प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट है और वो अचानक से डबल हुआ है 1-2 साल में, तो उसका कुछ हिस्सा आप आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करने के बाद शायद से किसी और फंड में, डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं उसको। आपका जो प्रॉफिट बना हुआ है वो आप निकाल के डेट फंड में डाल दीजिए और बाकी का हिस्सा रहने दीजिए मार्केट में। बहुत सारे इसमें विकल्प है, वो आप आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। और आखिरी बात ये है कि ये पूरा वीडियो दिखाने का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको डरा के छोड़ने का, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको इस चीज को बता देने का कि मार्केट रिस्क होती क्या है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इतनी रिस्की क्यों मानी जाती है। आप बिल्कुल डरिए मत, ठीक है। आपने अगर अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुने हैं, आपने अगर किसी अच्छी कंपनी के शेयर प्राइस में इन्वेस्ट किया है, तो ये जो बीच बीच में छोटे बहुत उतार चढ़ाव आते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने को होराइजन रखना है, आपकी निवेश की कालावधि आपको काफ़ी लंबी रखनी है, 10 साल या उससे ज़्यादा रखनी है, और नियमित निवेश करते रहना है। और बीच बीच में आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है कि अचानक से अगर कोई स्कीम या कोई शेयर, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जा रहे हैं, कोई शेयर अचानक से अगर डबल हो गया है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये सही में इसमें कुछ दम है या ये कुछ एसेट प्राइस बबल है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा। तो ये था ये वीडियो। अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड निवेश की प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे 9757309269। ये मेरा क्यूआर कोड है, या आप फ़ोन से स्कैन करके ये फंड्स बाजार ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे रजिस्टर करके आप अपने आप को म्यूचुअल फंड योजना में निवेश कर सकते हैं। अगर आप ऐप से कंफर्टेबल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी रहेगी, वो लिंक पे क्लिक करके आप फंड्स बाजार की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने का, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। धन्यवाद।